साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की। और आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम समझने जा रहे हैं रिगार्डिंग डिस्चार्ज इन अ केस, जहां पर कोई भी केस, चाहे वो SC/ST का हो, चाहे वो एंटी करप्शन का हो, चाहे वो IPC का हो, अगर आप ये शो करने में कामयाब हो जाते हैं कि ये मेलाफाइड है तो काफ़ी हद तक ये साइटेशन आपके काम आने वाली है। बट यहाँ पर जो बेसिस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर एक डिस्प्यूट है लैंडलॉर्ड और टेनेंट मीन्स किराएदार के बीच में। अब देखो, हम किसी की हेल्प करना चाहते हैं, हम उसको मकान किराए पे रहते हैं, पर दिक्कत क्या होती है कि किराएदार मकान में कब्जा करने के बाद ये मान के बैठता है कि ये मकान तो उसके बाप का है, मैं तो खाली करूँगा नहीं। और जब आप खाली कराने जाते हो तो उल्टा आपके ऊपर केस ठोकता है कि इन लोगों ने आके ट्रेसपास किया और चोरी करी। अब ना तो हमको कोई किराया मिल रहा है, उल्टा क्रिमिनल केस और लग गया। तो उसको ये लगता है कि अगर हमने एक फौजदारी केस ठोक दिया तो अल्टीमेटली जो मकान मालिक के दबाव में आएगा। हम इसको ये कहेंगे कि भैया देख, लंदन में कुछ नहीं रखा है, तो इससे बेटर कि राजीनामा कर ले, मकान मुझको ही भेज दे। तो कहने की बात ये कि जो चतुराई है किराएदार की, ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं जल पाए, तो वहाँ पर कानून में आपके अधिकार क्या है इसकी जानकारी आपको होना आवश्यक है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कई बार ऐसा भी होता है कि किराएदार जो है वो SC/ST का है और SC/ST के सेक्शंस को भी जो है वो इन्वोक करता है, तो वहाँ पर आपके राइट्स कानून में क्या है ये आपको जानना जरूरी है। कई बार ऐसा भी होता है कि किराएदार अपनी बीबी को आगे रखता है, 354A लगवा देगा, 354B लगवा देगा कि साहब मेरे को तो छेड़ा और पता नहीं कहाँ हाथ लगा दिया, और अल्टीमेटली पुलिस या सिस्टम आपको सुने बगैर प्रोसीड करता है। तो वहाँ पर क्या है आपके अधिकार, इन सब की जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर जानकारी होगी तो निश्चित तौर पर आपके राइट्स को आप सिक्योर कर पाओगे और बर्बादी से बच पाओगे और शोषण का शिकार होने से बच पाओगे। तो साथियों, जो टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये एक जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में विस्तृत गाइडलाइंस जो है वो पारित करी है। सबसे पहले आप नोट डाउन करें केस का नाम। जजमेंट है विष्णु कुमार शुक्ला वर्सेस स्टेट ऑफ UP के बीच में, जिसका क्रिमिनल अपील नंबर है 3618/2023, SLP नंबर है 8658/2017 और बहुत ही रिसेंट जजमेंट है। और ये जजमेंट है 28 नवंबर 2023 का। भाई इससे रिसेंट क्या लोगे, जितना रिसेंट मैं आपको दे रहा हूँ। तो साथियों, मैं आज लड़ रहा हूँ डिफेंस साइड से, आज लड़ रहा हूँ मैन साइड के एंगल से। मैं क्यों लड़ रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग बचो, जो आपके अधिकार हैं वो खत्म नहीं हो। आजकल एक धंधा बन गया पुलिस का कि किसी को उठा के ले आओ, पकड़ लो, धमकाओ और अपने स्टार्स की हुकूमत दिखाओ कि देख भैया तेरा वो उखाड़ देंगे। पर उनको ये क्लियर होना चाहिए कि जिसका हम बुरा करने जा रहे हैं या कर सकते हैं उसको लॉ आता है। अगर आपको लॉ आता है तो उस लॉ में इन कीट पतंगों को जलाने की ताकत भी आप रखते हो। तो आपको लॉ की जानकारी अगर होगी, अपने राइट्स की जानकारी होगी, आपको लिखना आता है और कायस बुद्धि आपके पास है, तो निश्चित तौर पर आप जीत जाओगे। मांग के रखना, जो ताकत लिखित में है, जो ताकत लिखाई में है, वो किसी और चीज़ में नहीं है। ये मुंह चलाते रहेंगे, एक बार नोट कर लेना, लिख के कभी नहीं देंगे। पर जब आप लिख के दोगे, अपने राइट्स की बात करोगे, इनकी औकात नहीं है कि उस राइट्स को जो है अफेक्ट कर दें। ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं और दिलाता रहूंगा। और साथियों, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो भी बातें मैं बता रहा हूं ये प्रैक्टिकल है, इस पर एनालिसिस हो चुका है। इसको आप नोट डाउन करते हुए चलो, लिख के रखो। आज काम नहीं आई, 10 दिन बाद आएगी, 1 महीने बाद आएगी, 1 साल बाद आएगी, आएगी जरूर। खुद के नहीं तो किसी और के काम आएगी, पर कम से कम जो आदमी संकट में है वहां पर हमारा दायित्व है कि कम से कम उस तक ये बात पहुंचे ताकि वो अपने राइट्स को जो है वो सिक्योर कर सके। क्लियर है? गॉट द पॉइंट? नाउ वी आर कमिंग ऑन द सब्जेक्ट। साथियों, इस केस में क्या हुआ था कि ये व्यक्ति जो है वो क्वेश्चन के लिए गए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि जो मजिस्ट्रेट ने प्रसंज्ञान लिया उस पर मजिस्ट्रेट ने डिस्चार्ज करने से मना कर दिया और हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद ने इनकी बात नहीं सुनी। साथियों, बेसिक एलिगेशंस क्या है कंप्लेनेंट के कि कोई व्यक्ति है जिसकी एक प्रीमाइसिस है, इसमें मैं किराएदार हूँ, इस प्रीमाइसिस में एक डेट लिखी है 29/6/2011। उस दिन ही अपीलेंट और अन्य लोग आते हैं और जो इसका डोर है वो तोड़ते हैं, दीवार को तोड़ते हैं और उसमें रखा समस्त सामान लूट के ले जाते हैं। साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस संबंधित रिपोर्ट पर FIR कटी और अल्टीमेटली पुलिस ने जो है इनको चार्जशीट कर दिया। यहाँ पर अपीलेंट जो थे वो अपीयर हुए। इनका ये कहना है कि जो FIR है ये फ्राइवोलस है। फ्राइवोलस मीन्स जो एलिगेशंस हैं वो किसी भी रूप में कॉन्फिडेंस जो है वो रिपोज नहीं कर रहे हैं। इनका कहना है कि मैं दुकान का ऑनर हूँ, मैं दुकान को एंजॉय नहीं कर पाऊँ, इनके दबाव में आ जाऊँ, इसलिए झूठा मुकदमा किया है। सबसे हिटिंग पॉइंट यहाँ पर बड़ी अच्छी बात रखी है संबंधित कंसर्न अक्यूज्ड अपीलेंट ने। उसका कहना यह है कि जो ये कंसर्न रेस्पोंडेंट है ये मेलाफाइड है, क्योंकि जिस बेसिस पे टेनेंट बना है वो है द मेमोरेंडम ऑफ टेनेंसी, जिसको हम कहते हैं रेंडेड। ये रेंडेड जो है फॉर्ज है, क्योंकि जो इसमें सिंबल्स यूज हुए हैं ये सिंबल्स पहली बार 2010 में फोर्स में आए थे बाय द RBI
और बाय द कंसर्न गवर्नमेंट, तो इस सिनेरियो में इनको अभी यूज करना 2005 में ये अपने आप में ही संदिग्धता उत्पन्न करता है। और आप चाहें तो इस फैक्ट को वेरीफाई कर सकते हैं जिस जजमेंट के पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4 के ऊपर इन्होंने सेक्शन 340 सीआरपीसी में अर्जी दाखिल करी और संबंधित मजिस्ट्रेट ने उसको गिल्टी मानते हुए उसको पनिशमेंट भी जो है अकॉर्ड कर दिया। यहां पर इनका कहना यह है कि जो ये एफआईआर है टोटली फेक एंड कॉन्कॉक्टेड है। जब कोई अधिकारी नहीं है संबंधित किराएदार का, रेस्पोंडेंट का, कंप्लेनेंट का, तो इस सिनेरियो में वो ये नहीं कह सकता कि उसकी प्रेमाइसिस में आके ट्रेसपास किया गया या चोरी की गई या कोई ऑफेंस जो है कमिट किया गया जिसके अनुक्रम में संबंधित व्यक्तियों पर जो है केस चलाया जाए। और अगर इनको इस तरह के केसेस में ट्रायल फेस करने के लिए कंपेल किया रहता है तो अल्टीमेटली उनके राइट्स जो है वो अफेक्ट होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां पर ये बात लिखी गई थी कि इनिशियली हम लोग क्वेश्चन के लिए गए थे बट हमें इनिशियली एडवाइस किया कि डिस्चार्ज जो है मूव करो। डिस्चार्ज हमने मूव किया, सारे पॉइंट को रेस किया, पर हमें कोई भी सफलता जो है यहां पर नहीं मिली। तो इनका कहना है कि जो ये फैक्ट्स हैं, सर्कमस्टांसेस हैं और जो बैकग्राउंड्स हैं, उसके सिनेरियो में कोई भी केस जो है मेड आउट नहीं हो रहा, इवन दो द एफआईआर हैज बीन एक्सेप्टेड एज एन गॉस्पेल ट्रूथ, इवन दो नो केसेस मेड आउट। तो कितनी अच्छी बात यहां पर रखी है कि जो भी एफआईआर है, फैक्ट्स है, अगर उसका अवलोकन करें तो कोई केस जो है मेड आउट नहीं होगा। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि स्टेट ने जो है इसका अपोज किया, परिमति जो है यहां पर अपीयर नहीं हुआ। पर कोर्ट का कहना है कि इस केस में 4 फैक्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट है जो देखे नहीं गए। सबसे पहला फैक्ट कि जो कंसर्न प्रेमाइसिस है वो ऑनर अपीलेंट्स की, नंबर 1। नंबर 2, जो कंसर्न रेस्पोंडेंट कंप्लेनेंट है वो मकान मालिक के उस प्रेमाइसिस में काबिज कैसे हुआ बतौर किराएदार, उसका जवाब है द मेमोरेंडम ऑफ टेनेंसी या रेंट डीड। और जिस संबंध में कार्रवाई हुई तो ये मालूम पड़ा कि वो डीड जो है फॉर्ज है और उसके विरुद्ध सेक्शन 463 आईपीसी में कार्रवाई जो है इनिशिएट की गई है। और इस बात की भी पूरी पॉसिबिलिटी है कि उस केस के अनुक्रम में हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि अपीलांट अपनी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल नहीं कर पाए, एंजॉय नहीं कर पाए, जस्ट टू माउंट द प्रेशर ये केस जो है ड्रॉ किया गया। चौथी इंपॉर्टेंट बात, डिस्चार्ज पर लॉ सेटल्ड है, माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस नहीं होगा। पर यहां लॉ ये भी है कि किसी इनोसेंट को हम एक झूठे मुकदमे में जहां पर अपेरेंटली फैक्ट्स क्लियर दिखते हैं और फैक्ट्स अनकॉन्ट्रोवर्टेड हैं, हम ट्रायल फेस करने के लिए कंपेल नहीं कर सकते। जजमेंट नंबर 1, अजय कुमार घोष बनाम स्टेट ऑफ झारखंड, जिसका साइटेशन है 2009 वॉल्यूम 14 एससीसी पेज 115। यहां पर कोर्ट ने कहा कि इस पॉइंट पे एक इलिस्ट्रेशन है। कोर्ट का कहना क्या है, द एसेंशियल डिफरेंस ऑफ प्रोसीजर इन द ट्रायल ऑफ वारंट केस on the basis of police report and that instituted otherwise than on police report is particularly marked in section 238 and 239 of CRPC on the one hand, ये लिखा है कोर्ट ने। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है एंड सेक्शंस 244 and 245 of CRPC on another hand। तो जब भी हम बात कर रहे हैं पुलिस रिपोर्ट के केस की तो वहां पर अक्यूज के पास एक राइट है टू क्लेम द डिस्चार्ज। सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसको अपना डिफेंस कोर्ट नहीं करना है। जो भी एलिगेशंस फाइल पर हैं, अगर उसके अवलोकन से केस मेड आउट नहीं होगा तो वहां पर अक्यूज को जो है डिस्चार्ज करना होगा। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जब भी एफआईआर कटे तो आप लोग एक लापरवाही करते हो, सीधा भागते हो एंटीसिपेटर के लिए, सीधा भागते हो आप क्वेश्चन के लिए, ये गलती मत करो। सबमिट योर मेमोरेंडम, आपके मेमोरेंडम देने से आपके डॉक्यूमेंट बन जाएंगे प्रोसिक्यूशन फाइल का पार्ट। अब ड्यूटी है आईओ की उसे कंसीडर करने की। अगर वो कंसीडर नहीं करता है तो बिफोर मजिस्ट्रेट जाके आवेदन दे सकते हैं, जिसके लिए साइटेशन है 2016 एससीसी पेज 277। इसको आप नोट डाउन करते हुए चलो। करो भाई करो, शर्मा जी काम नहीं चलेगा ऐसे, नोट करो भाई इसको, समझे बात को। तो मैं निवेदन आप सबसे करना चाह रहा हूं कि आप अपने अधिकारों को पहचानो, राइट्स को पहचानो, लड़ो। अदरवाइज ऐसे दुष्ट लोग आपके राइट्स को अफेक्ट करने में कोई कमी जो है वो नहीं छोड़ेंगे। साथियों, अगर आपने कोर्ट को सेटिस्फाई कर दिया कि जो बात आप कह रहे हैं ये प्रोसिक्यूशन की फाइल पर है, बट डेलिबरेटली ना तो एजेंसी ने और ना ही मजिस्ट्रेट ने इसे कंसिडर किया, बट एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंट्री इज ऑन द रिकॉर्ड, यू शुड बी वेरी मच रिलैक्स टू नोट दैट कि ऐसे मामलों में, अधिकांश मामलों में प्रोसीडिंग्स तक जो है क्वेश्चन हुई है हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट तक। तो कहने की बात है कि हमें एक कोर्ट से सफलता नहीं मिलती, घबराओ मत। कर्म करना, हम कर्म करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अनशन तरीके से कर्म करें। कर्म मीन्स सिस्टमेटिक, और ये होना चाहिए पिन पॉइंट कि जो हमारे ऊपर चार्ज है, जो हमारे ऊपर टारगेटेड वर्ड्स हैं, जो हमारे ऊपर सब्जेक्ट है, उसका हमारे पास जो है युक्तियुक्त उत्तर क्या है। साथियों, इसके अलावा ऐसे कई जजमेंट है जहां पर प्रोसीडिंग क्वेश्चन करने की बात तक कही गई है। इंपॉर्टेंट जजमेंट है रूमी दाहार वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, इट इज ऑल्सो न्यू ऑन द सब्जेक्ट। ये जजमेंट है 2009 का। इसमें स्पेसिफिक क्या किया गया है कि एट द स्टेज ऑफ सेक्शन 239 ऑफ सीआरपीसी it is required to go into the detail of the allegation made against the accused so as to form an opinion whether there is a grave suspicion to frame charges or not. The suspicion should be strong and it should not be general. Apart from that, एक जजमेंट है स्टेट ऑफ तमिलनाडु बनाम एन सुरेश राजन का। ये जजमेंट है 2014 का। इट इज ऑल्सो रिसेंट ऑन सब्जेक्ट।
इसमें पावर्स को जो है डिस्कस किया गया है और कब कब एक्सरसाइज करनी है उसको जो है डिस्कस किया गया है। पर सब में एक ही सार है कि जो मटेरियल फाइल पर है उसको देखते हुए कोर्ट को ये देखना है कि क्या उससे कोई ग्रेव सस्पिशियस पैदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, कोई वॉलेशंस पैदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि किसी भी रूप में क्रिमिनल लॉ का ऑब्जेक्ट आपको रूटीन मैनर में प्रोसिक्यूट करने का नहीं है, क्योंकि एवरी क्राइम इज अ क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी। अगर ऐसा क्राइम है कि सोसाइटी एट लार्ज अफेक्ट हो रही है और आपका जो वॉलेशन है आपको पुट करता है बिहाइंड द बार्स और ऐसा कोर्ट कर सकता है, तो इस सिनेरियो में क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का बेसिस जो है वो फोर्स में आता है, क्योंकि पनिशमेंट का एक ही मतलब है कि आपको बिहाइंड बाहर रखा जाएगा और आपको इंप्रिजन करके जब तक आपका टर्म पूरा नहीं होता है तब तक रखा जाएगा। ऐसा हर किसी मामले में नहीं होता है, बट क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन की ये खास बात है। तो जब किसी लाइफ को, किसी लिबर्टी को आप कन्फाइंड कर रहे हो, किसी आदमी को आप जेल में डाल रहे हो, तो जिस कारण प्रोसिक्यूशन पे दायित्व भी है कि ऑफेंस को वो प्रूव करे और साथ साथ ये दायित्व भी है कि वो किसी भी रूप में मेलाफाइड नहीं हो, फैक्ट को कंसील ना करे, अनफेयर ना हो। अगर प्रोसिक्यूशन अनफेयर है, फैक्ट कंसील्ड है, आपने सारी बातें जो है डिस्क्लोज कर दी हैं, उसको पार्ट बना दिया है प्रोसिक्यूशन फाइल का, उस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है और वो फैक्ट अनकॉन्ट्रोवर्टेड, देन डेफिनेटली वी विल गेट अ रिजल्ट। तो ये सारे बिंदु आप लिख के सबमिट करें, अगर आप करेंगे तो वास्तव में आपको उसकी राहत भी मिलने वाली है। इसके अलावा जजमेंट है निरंजन सिंह का, सज्जन कुमार का, दीपक भाई का। इसके अलावा जजमेंट है स्टेट ऑफ गुजरात बनाम दिलीप सिंह का। ये सब रिसेंट जजमेंट है इस सब्जेक्ट के ऊपर कि कोर्ट को किसी भी रूप में एविडेंस को ओवरवे नहीं करना है, माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस नहीं करना है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी एविडेंस फाइल पर है, अगर उसके अवलोकन से केस ही नहीं बन रहा है या ऐसा लगता है कि अब्यूज ऑफ प्रोसेस है, तो वहां पर डिस्चार्ज भी जो है कर देना चाहिए। ये शक्तियां जो है कोर्ट के पास में नहीं थे। तो कोर्ट ने इस केस के फैक्ट्स को देखा, तो कोर्ट ने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब सीधे हम चल रहे हैं पेज नंबर 26 के ऊपर, पैरा नंबर 23 के ऊपर। ऑन द केयरफुल consideration of the legal spectrum and apart from that the facts available on the record, we are of view that there is no suspicion, much less strong or grave suspicion that the appellant are guilty of the offense। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर अगर इनको क्रिमिनल ट्रायल के लिए पुटअप किया जाता है तो ये इनके अधिकारों को प्रभावित करने वाला होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हाईकोर्ट को ऐसे मैटर में क्वेश्चन के लिए पावर को एक्सरसाइज करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो लिटिगेशन है ये अनवारंटेड है। ये लिटिगेशन जो है इस तरह से है कि अगर इसको अलाउ किया गया इट विल अमाउंट टू अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ। तो कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इफ द एलिगेशंस आर अनवारंटेड इन दैट सिनेरियो द प्रोसीडिंग्स कैन नॉट बी अलाउड टू बी कंटिन्यूड। तो कहने की बात ये कि जब लॉ बने हैं तो जो मजिस्ट्रेट्स हैं या कोर्ट ऑफ सेशंस हैं इनको अप्लाई करने में शर्म क्यों आती है? ये क्यों लिख देते हैं कि आप जो है ट्रायल फेस कीजिए? इसकी सबसे बड़ी गलती हमारी भी है। हम जो बातें कोर्ट में कहते हैं तो कोर्ट को ऐसा लगता है कि हम डिफेंस कह रहे हैं। नेवर बी द पार्ट ऑफ डिफेंस अप टू द एक्सटेंड ऑफ चार्ज। जैसा ट्रेंड है वैसा ही चलना पड़ेगा। एक बात को जो है आप नोट करते हुए चलो। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको अगर ट्रेंड को चेंज करना है, उसको ब्रेक करना है, तो थोड़े से बाईपास भी निकालने पड़ेंगे। तो महत्वपूर्ण बाईपास क्या है कि आप अपने डिफेंस को, आप अपने पॉइंट्स को प्रोसिक्यूशन का पार्ट बना दो। आपको सलाह दी जाएगी कि ये डिफेंस के बिंदु है, ये रेज मत करो, आपका डिफेंस आउट हो जाएगा, इट विल बी मेक आउट। सबमिट योर डिफेंस इन इंग्लिश नॉट इन हिंदी। ये बात आप नोट कर लो। और इंग्लिश की जानकारी, उसका प्रॉपर इंटरप्रिटेशन कम लोगों को होता है और अधिकारी इस बात से मना नहीं कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं पुलिस की कि हमें अंग्रेजी नहीं आती है या इसलिए हमने कंसीडर नहीं करा। इफ यू सबमिट समथिंग दे आर बाउंड टू कंसीडर। इफ दे आर नॉट कंसीडरिंग इट इज क्लियर दैट कि वो एक तरफा है, बायस्ड है और आपके अधिकारों को प्रभावित करने वाले हैं। तो साथियों, ऐसा इस मामले में हुआ कि सारे पॉइंट को एट द इंसेप्शन ही सबमिट कर दिया गया। उसके बाद डिस्चार्ज मूव किया गया। डिस्चार्ज जब कंसीडर नहीं किया गया, जब ये सुप्रीम कोर्ट गए, सारे लॉ को ये ट्रायल कोर्ट में कोर्ट कर चुके थे, इवन सेशंस कोर्ट में कोर्ट कर चुके थे, इवन हाई कोर्ट तक में कोर्ट कर चुके थे, पर इनकी बात को कंसीडर नहीं किया गया। एंड अल्टीमेटली कोर्ट ने कहा कि जो प्रिंसिपल ऑफ डिस्चार्ज है यहां पर स्क्रूटनाइज होना चाहिए था। केस ही मेड आउट नहीं हो रहा है, प्रोसिक्यूशन ही अनवारंटेड है। तो कुल मिला के जो प्रेयर थी जो रिजेक्ट की गई है हाई कोर्ट और कंसर्न ट्रायल कोर्ट्स के द्वारा, ये टोटली फ्राइवोलस है, ये टोटली इम्प्यून्ड है इन द ऑपरेशंस। कुल मिला के ऐसी प्रेयर्स को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। ऐसा कोई मटेरियल फाइल पे नहीं है जो कि ये स्पष्ट कर सके कि परिवादी जो है वो जेन्युइन है या परिवादी ने एक सही केस जो है फाइल किया है या परिवादी के केस में स्टैंड है। जो भी केस है ऐसा लगता है कि वो काउंटर ब्लास्ट के रूप में किया गया है, क्योंकि जो भी एलिस रेंट डीड है वो फॉर्ज है, जो प्रॉपर्टी है वो अपीलांट की है, उसमें कब्जा करना चाह रहा है टेनेंट, ऐसा दिखाई देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कंसर्न मकान मालिक प्रॉपर्टी को एंजॉय नहीं कर पाए, जिस कारण उसने बेसिस जो है फॉर्म कर दिया। तो जो फैक्ट्स फाइल पर है, जो डॉक्यूमेंट्स फाइल पर है, ये अनकॉन्ट्रोवर्टेड है, इनका जुडिशियल नोटिस लिया जा सकता है। तो कोर्ट ने फैक्ट्स सर्कमस्टेंस को देखते हुए डिस्चार्ज के ऑर्डर जो है पारित किए। अब साथियों, हमें करना क्या है, इस बात को भी जो है नोट कर लीजिए। जजमेंट जो है कैसे हेल्प करेगा?
कि जब भी आप स्टैंड ले रहे हैं, नेवर मेक द पॉइंट ऑफ डिफेंस एट द इंसेप्शन, जस्ट सबमिट द पॉइंट बाय द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ताकि हमारा स्टैंड जो है फाइल पर है। नंबर 2, उसके बाद आप भले एंटीसिपेटरी लगाओ चाहे क्वेश्चनिंग लगाओ, वो आपका राइट है। कुल मिला के इतनी सी बात मैं कहना चाहता हूं कि देखो रेमेडीज हैं, बट लेनी कैसे हैं वो हमको मालूम होनी चाहिए। उदाहरण के लिए कुछ दवाइयां हम जो है खा लेते हैं, क्लियर है बातें, कुछ जो है आंख में डालते हैं, कुछ को जो है लेप के रूप में लगानी पड़ती है। अब जो दवाई लेप वाली है उसको आपने खा ली तो क्या होगा, मरोगे। जो दवाई खाने वाली है उसका लेप बना के लगा तो क्या होगा, मारे जाओगे। तो कहने की बात है कि हर दवाई का अपना अपना ऑपरेशन है, पर सबका टारगेट है कि विषाणु को मारना, वायरस को मारना, बैक्टीरिया को मारना। तो ये जो फॉल्स प्रोसिक्यूशन है ये बैक्टीरिया और वायरस है, अगर इसको मारना है तो आपको एंट्रल लेने का तरीका जो है आना चाहिए। अगर डिफेंस की बात कहोगे, फेस द ट्रायल, डिफेंस की बात नहीं है, आप अपने पॉइंट्स को बनाओ, प्रॉपर डिफेंस जो है चॉकआउट करो, उसको चेंज मत करो, उसके बाद उसको सबमिट कर दो, उसके बाद 7 दिन वेट करो। अगर वो इन्वेस्टिगेट नहीं करते हैं, बदतमीजी करते हैं, जस्ट गो बिफोर द मजिस्ट्रेट। और जब भी आप बातचीत करो पुलिस से तो आप एक एक फैक्ट को रिकॉर्ड करते हुए चलो, सारे नोट्स जो है बनाते हुए चलो। अगर आप ऐसा करोगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी मिलेगी, और जो गलत करने वाले हैं दे वुड बी ऑन द बैक फुट। तो लड़ना है भाई हमें अपने राइट्स के लिए, इसको सिक्योर करना है। नहीं लड़ेंगे तो किसी भी रूप में आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हम एग्जाम्पल क्रिएट नहीं कर पाएंगे। अगर एग्जाम्पल क्रिएट करना चाहते हो तो डू नॉट बी अ रूल, ऑलवेज बी अ रूल ब्रेकर। बट वो ब्रेकर कैसा होना चाहिए कि जो बात जेन्युइन करे, वो ब्रेकर कैसा होना चाहिए कि जो साथ सच का दे, वो ब्रेकर कैसा होना चाहिए कि जो बात जस्टिस की करे। और एक बात मैं आखिरी में कहना चाहता हूं कि अगर हम डिटरमिनेट होकर लड़ते हैं और हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है और हमारे पास प्रॉपर सोर्स है, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे वो लीगल हो, चाहे वो टेक्निकल हो, तो निश्चित तौर पर हमारे विजयश्री होगी ही होगी। तो आपको लड़ना पड़ेगा, नहीं लड़ोगे तो आपके राइट्स अफेक्ट होंगे ही होंगे, एंड अल्टीमेटली यू विल क्रिएट अ नेगेटिव मैसेज इन सोसाइटी कि क्या रखा है यार, झूठे केस तो हो जाएंगे। अल्टीमेटली हमें ही एक्सटॉर्ट होना पड़ेगा। तो डू नॉट सेट अप अ नेगेटिव थ्योरी। लड़ सकते हो तो लड़ो, नहीं लड़ सकते हो तो मत लड़ो, पर लड़ना है तो एग्जाम्पल भी क्रिएट करना है। क्लियर है? तो साथियों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।